हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। आज हम अपनी वन शॉट वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी में नीट 2023 के लिए। ठीक है। पहला चैप्टर जो मैंने लिया है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन है। देखो, ज़्यादातर जो भी टॉपिक होते हैं बायोलॉजी में वो याद करने वाले ही होते हैं, ठीक है ना। और लोग रटते भी हैं बहुत ज़्यादा उसको। तो नॉर्मली अगर किसी चीज़ को ध्यान से समझा जाए ना तो बायोलॉजी को अच्छे से समझा जा सकता है। ठीक है। जैसे मैंने भी नीट 2022 में क्या किया था, मैंने लास्ट में अटैम्प्ट किया था बायोलॉजी के पेपर को। इस कारण मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं था, फिर भी मैंने अच्छे स्कोर किए थे। आउट ऑफ 90 मेरे 84 क्वेश्चन सही हुए थे बायोलॉजी में। और जो 6 क्वेश्चन मैंने गलती किया था वो भी माइनर मिस्टेक से था, क्योंकि मैंने क्वेश्चन को अच्छे से रीड नहीं किया था फास्ट बनाने के चक्कर में। आज जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, याद करने वाला टॉपिक है। फिर भी हम लोग इसको क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन वन शॉट में ही ख़त्म करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला लाइन यहाँ जो लिखा हुआ है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑर्गन्स। यहाँ जो ये लाइन है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन, इसको आप लोग टिक कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि ये लाइन कोई गारंटी नहीं है अगर MCQ आएगा उसमें मोर देन वन चॉइस में, ठीक है, सिलेक्टेड ऑप्शंस में, तो ये लाइन दे सकता है कि पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन किस में होता है, न्यूरल में होता है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव्ड। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है ना वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है, क्विक एक्शन होता है, रिफ्लेक्स उसका, लेकिन बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है। एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूसली रेगुलेटेड, अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है। देखो क्या होता है ना कि नर्व फाइबर जो भी होते हैं ना वो हर एक सेल को इनर्वेट नहीं कर सकते, यानी कि अंदर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, बॉडी में। इसीलिए क्या होता है, जो सेलुलर फंक्शन होता है उसको कंटिन्यू जो रेगुलेट किया जाता है, ठीक है ना, उसको वो नहीं कर पाता है। इसके लिए एक स्पेशल कोऑर्डिनेशन को यूज़ किया जाता है जो रेगुलेट करता है इसको, बॉडी फंक्शन को, और हर एक सेल में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सारा टॉपिक इसी पे है। ठीक है। जितना भी जो और जितना सेल पे नर्व सेल नहीं जा पाता है, इनर्वेट नहीं कर पाता है, ठीक है, उसको प्रोवाइड करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स एक्शन करते हैं। The neural system and the endocrine system jointly coordinate and regulate the physiological function in the body। तो याद रखना, न्यूरल सिस्टम प्लस इंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों मिल करके क्या करता है ना कि बॉडी में रेगुलेशन करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन को। ठीक है, कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन, याद रखना, इसको अंडरलाइन करना, कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन ये दोनों काम कौन करता है, न्यूरल प्लस एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है। नाउ 2022.1 endocrine glands and hormones। endocrine glands lack ducts and are hence called ductless glands। ठीक है। सबसे सबसे बड़ा बात, अगर हम लोग उसका पॉइंट आउट करेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं, तो याद रखना, पॉइंट नोट कर लेना कि इसमें डक्ट होता नहीं है, बिना डक्ट के होते हैं ये, ठीक है, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। उसके बाद इसके सेक्रेशन को हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है। The classical definition of hormone as chemical produced by endocrine glands and released into the blood and transported to a distantly located target organs has scientific definition as follow। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना कि डक्टलेस होता है, फिर इसको इंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा ब्लड में, ठीक है, और अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है। उसको क्या किया ना कि एक डेफिनेशन है उसके लिए, ठीक है, साइंटिफिक डेफिनेशन उसका क्या है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। तो पहला पॉइंट ये नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब। ठीक है, जो लाइन लिखा हुआ है कि पहला हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट होता है, दूसरा इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है, ध्यान रखना, इंटरसेलुलर नॉट इंट्रा। ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है हार्मोन्स। ठीक है, और ट्रेस अमाउंट में, यानी कि ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। 3 पॉइंट यहाँ से याद करके रखना है कि हार्मोन जो होता है नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है, दूसरा कि इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है, और तीसरा कि ये बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है। द न्यू डेफिनेशन कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल इन एडिशन टू द हार्मोन सेक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी में बस इंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे, बहुत सारे ऐसे सेल्स भी हैं जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। Invertebrate possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates।
ठीक है। अब देखो इनवर्टिब्रेट का क्या होता है ना कि जो बॉडी फंक्शन होता है या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिब्रेट। यानी हम लोग वर्टिब्रेट है तो हम लोग का जो बॉडी फंक्शन होता है या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम लोग को क्या होता है ना कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम का जरूरत पड़ता है। तो इंडोक्राइन सिस्टम जो हम लोग के अंदर या वर्टिब्रेट्स के अंदर में है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है विथ रिस्पेक्ट टू, अगर बात करें हम लोग इनवर्टिब्रेट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब हेयर। सो अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम पे, ठीक है। और बीच बीच में मैं लॉजिक और के साथ में टिप्स और ट्रिक्स देते जाऊंगा कि कैसे कैसे किसी को याद करना होगा और कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो हार्मोन के इस वाले पेज से 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हार्मोन नॉन न्यूट्रेंट होता है, डक्टलेस ग्लैंड होते हैं इंडोक्राइंस, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं हार्मोन्स, और प्रोड्यूस्ड होते हैं इन ट्रेस अमाउंट्स। ओके, सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। द ह्यूमन इंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। The endocrine glands and hormones producing diffuse tissues or cell located in different parts of our body constitute the endocrine system, ठीक है। So the endocrine gland जो है प्लस हार्मोन जो है, endocrine glands and हार्मोन जो कि डिफ्यूज टिश्यू या फिर सेल्स में प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जो डिफरेंट पोजीशन में है या फिर लोकेशन पे है बॉडी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं साथ में इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्लस हार्मोन्स इज कॉल्ड टू इंडोक्राइन सिस्टम। तो कहाँ से आते हैं देखो, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनाड्स, ठीक है। गोनाड्स किसको कहते हैं? जो गोनाड्स होता है ना कि जैसे कि टेस्टिस होता है मेल्स में और ओवरी होता है फीमेल्स में, ठीक है ना। सो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये पार्ट है सब। गोनाड्स को हम लोग एक साथ बोल सकते हैं, टेस्टिस और ओवरी को साथ गोनाड्स बोला जाता है, ठीक है ना। आर द ऑर्गेनाइज्ड इंडोक्राइन बॉडी इन आवर बॉडी, ठीक है। देखो ये सब जितना दिया हुआ, पिट्यूटरी, पिनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, पैराथायराइड और थाइमस और गोनाड, याद रखना ये ऑर्गेनाइज्ड है पूरा तरह से, ये ऑर्गेनाइज्ड है। बाकी जो भी आएंगे वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, या तो वो डिफ्यूज टिश्यू होंगे या फिर सेल होंगे, ठीक है ना, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। बाकी ये जितने भी यहाँ लिखे हुए हैं सारे के सारे ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन्स, एग्जाम्पल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि GIT, लीवर, किडनी, हार्ट आल्सो प्रोड्यूस्ड हार्मोन, ठीक है। सो इसको याद करने के लिए कि यहाँ पे दिक्कत ना हो, GIT तुमको याद करना पड़ेगा। बाकी हार्ट, लीवर और किडनी के लिए मैं एक ट्रिक बता सकता हूँ, हकले, HKL हकले ऐसे याद कर सकते हो चाहो तो। सो हकले और GIT ये सब क्या होता है, ये दोनों ये सब भी तुमको हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते हैं। A brief account of the structure and function of all major endocrine glands and hypothalamus of the human body is given in following section, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं हाइपोथैलेमस का, कि हाइपोथैलेमस का क्या क्या फंक्शन होता है, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज अ बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफ्लॉन, ठीक है ना। जो हाइपोथैलेमस होता है ना वो बेसल पार्ट होता है डाइनसेफ्लॉन का, फोरब्रेन। डाइनसेफ्लॉन किसको बोलते हैं? फोरब्रेन। जैसे तुम ब्रेन का पार्ट पढ़े होगे तो तुमको पता होगा कि अलग अलग ब्रेन का पार्ट होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। सो इसका वाइड फंक्शन क्या क्या हम लोग अभी देखेंगे। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई विच प्रोड्यूस हार्मोन्स, ठीक है। ये ध्यान रखना कि हाइपोथैलेमस में क्या होता है कि सेवरल ग्रुप्स होते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के, ठीक है, जिसको न्यूक्लियाई बोलते हैं, और वो ही हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं हाइपोथैलेमस में। दिस हार्मोन रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। सो हाइपोथैलेमस का जो डायरेक्ट एक्शन जो होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे पड़ता है या पिट्यूटरी हार्मोन्स पे पड़ता है। यही क्या करता है, रेगुलेट करवाता है और सिंथेसाइज करवाता है जो हार्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के। However, the hormones produced by hypothalamus are of two types, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लो। एक रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं, वो जो स्टिमुलेट करेंगे सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को, और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन्स। इनहिबिटिंग हार्मोन्स ऐसे हार्मोन होते हैं ना जो दूसरे के फंक्शन को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। सो विच इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। फॉर एग्जाम्पल अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन कॉल्ड गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे GnRH बोलते हैं, वो क्या करता है देखो, वो क्या करता है कि पिट्यूटरी सिंथेसिस करता है और रिलीज करता है गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिन का एक्शन क्या होता है कि गोनाड्स पे एक्शन करता है, ठीक है ना, गोनाड्स पे एक्शन करेगा गोनाडोट्रोपिन।
ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टैटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। सो जो पिट्यूटरी ग्लैंड से तुमको ग्रोथ हार्मोन्स निकलते हैं, अगर उसका डिफिशियंसी हो जाता है तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, तुम्हें पता होगा अच्छे से, ठीक है ना। और एक्सेस हो जाता है तो एक्रोमेगली भी हो जाता है, जैसे खली को हो गया था, ठीक ना। सो जो सोमैटोस्टैटिन है ये क्या करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसको इनहिबिट कर देता है, जिससे उसका सेक्रेशन हो नहीं पाता है ढंग से, ठीक है, याद रखना ये चीज़। दिस हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सॉन्स एंड आर रिलीज्ड फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग, ठीक है। ये जो हार्मोन होते हैं ना, जो ओरिजिनेट होते हैं हाइपोथैलेमस से, उसको तो पता है कि जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, जिसको न्यूक्लियाई बोले थे, वो बनाता है। और ये कैसे जाता है, देखो एक्सॉन से होते हुए, क्योंकि तुमको पता है ये कि न्यूरोसेक्रेटरी है, ठीक है, तो एक्सॉन इसमें होगा ही, नर्व एंडिंग होगा ही। सो एक्सॉन से होते हुए जो नर्व एंडिंग होता है ना, वहाँ से ये रिलीज होता है, ठीक है। दिस हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड्स थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ध्यान से रखना कि जितने भी हार्मोन्स रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, ठीक है, ये कैसे होंगे, ये पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम से जाएंगे और रेगुलेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी 3 पार्ट होंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे। एंटीरियर होता है और फिर पोस्टीरियर होता है, एक बीच में भी होता है, ठीक है, मिडिल पार्ट, वो भी हम लोग पढ़ेंगे फिर। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। याद रखना कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है ना, उसका जो फंक्शन होता है वो डायरेक्ट रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। और उसके हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन से, जैसे वैसोप्रेसिन होता है और ऑक्सीटोसिन होते हैं। सो वो भी हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में, वो भी मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है उसको याद। अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारे बोनी कैविटी में लोकेटेड होता है, ठीक है, ब्रेन के, जिसको हम लोग बोलते हैं सेला टर्सिका। ध्यान रखना, सेला टर्सिका बोनी कैविटी होता है, स्कल में होता है, और अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस से बाय स्टॉक, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो अटैच्ड होता है हाइपोथैलेमस से बाय स्टॉक। इट इज डिवाइडेड एनाटोमिकली इन द एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। एडिनो मतलब आगे वाला पोर्शन और न्यूरो मतलब पीछे वाला फंक्शन। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है वही डायरेक्ट रेगुलेट होता है बाय हाइपोथैलेमस, ध्यान रखना, ठीक है। एडिनो हाइपोफाइसिस में क्या होता है कि 2 पोर्शन होते हैं, एक पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है ना। पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। जो पार्स डिस्टालिस होता है ना पिट्यूटरी का, उसको इंटीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं, यानी कि सबसे फ्रंट वाला पार्ट होता है, ठीक है। और ये कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये देख लो। ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, थायमोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एडिनोट्रोपिक हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है। ध्यान रखना, जो भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है, और जो भी रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो हाइपोथैलेमस करता है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना इस बात को। और पार्स इंटरमीडिया जो होता है वो सेक्रेट करता है एक हार्मोन को, बस एक हार्मोन को सेक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। लेकिन हम लोगों में क्या होता है ना, ह्यूमंस में जो पार्स इंटरमीडिया होता है ना, वो कंप्लीटली या ऑलमोस्ट मर्ज्ड होता है पार्स डिस्टालिस से, ठीक है। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है, जिसको लोग पार्स नर्वोसा कहते हैं, उसको हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है ना कि ये सिंथेसाइज नहीं करता है, बस स्टोर करता है और रिलीज करता है 2 हार्मोन को, वो कौन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है ना। सो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन इसको बनाने का काम करता है हाइपोथैलेमस, लेकिन हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्स नर्वोसा यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, उसको स्टोर करता है और बस रिलीज करता है, ठीक है, लेकिन सिंथेसाइज नहीं करता है, सिंथेसाइज इसको हाइपोथैलेमस करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिस करोगे नंबर मिस हो जाएगा, 5 नंबर चले जाएंगे एक निगेटिव होकर के, ओके। सो ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन विच आर actually synthesized by hypothalamus and are transported axonally to neurohypophysis, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जो हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स बनते हैं वो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स के थ्रू ही बनते हैं, और एक्सोन के थ्रू होते हुए नर्व एंडिंग से वो जाते हैं कहाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ठीक है ना। सो ये ध्यान रखना कि ट्रांसपोर्ट होगा वो एक्सोनली होगा न्यूरोहाइपोफाइसिस में। अब देखो क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर ओवर हो जाता है ना तो उसका भी नुकसान है, कोई भी चीज़ कम हो जाता है तो उसका भी नुकसान होता है। अब हार्मोन के साथ भी यही प्रॉब्लम है। ओवर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बॉडी लीडिंग टू जिजेंटिज्म एंड लो सेक्रेशन ऑफ जीएच रिजल्ट्स इन स्टैंडर्ड ग्रोथ रिजल्टिंग इनटू पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक है। अब ध्यान दो क्या होता है,
एक होता है एक्रोमेगली, ठीक है ना, और यहाँ पे एक दिया है जिजेंटिज्म, और एक होता है डॉर्फिज्म। सो इसमें अंतर क्या क्या है, ठीक है ना। सो एक्रोमेगली क्या होता है, एडल्ट्स में होता है, ठीक है ना। जब कोई एडल्टहुड को पार करने वाला रहता है, उसके पास रहता है और अचानक से उसके बॉडी ग्रोथ होने लगता है एकदम एबनॉर्मली, जैसे खली के साथ हुआ था, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है कि बॉडी एबनॉर्मल ग्रोथ करता है, ये होता है एक्रोमेगली, ठीक है। एक होता है जिजेंटिज्म, ये क्या होता है ना कि बच्चों में होता है, मतलब नॉर्मल जो चाइल्डहुड पीरियड में बच्चे रहते हैं, अगर उनका बॉडी का अगर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अचानक से होने लगे, हाइट ज़्यादा भागने लगे, तो उसको जिजेंटिज्म माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन कभी भी एक दो कैरेक्टर को देख के किसी भी बीमारी का स्पेसिफाई हम लोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक होता है ड्वार्फिज्म, एक होता है प्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक है। यहाँ पे प्यूटरी डॉर्फिज्म क्यों लिखा हुआ है, सो डॉर्फिज्म का दो पार्ट कर देता है, एक प्यूटरी हो जाता है और एक थायराइड ग्लैंड के डिफिशियंसी से भी तुमको डॉर्फिज्म होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब भी ग्रोथ हार्मोन की कमी से प्यूटरी डॉर्फिज्म होता है ना, तो उसमें बस हाइट घटता है, आईक्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या हेयरिंग एबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, या बोलने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर थायराइड डॉर्फिज्म हो जाए तो उसमें क्या होता है कि डिसम्यूटिज्म हो जाएगा, हाइट तो कम हो ही जाना है, और उसके साथ आईक्यू पे भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो ध्यान रखना, ये डिफरेंस होता है पिट्यूटरी डॉर्फिज्म और थायराइड डॉर्फिज्म में, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। याद रखना, प्रोलैक्टिन रेगुलेट करता है मेमोरी ग्लैंड के ग्रोथ को और साथ में फॉर्मेशन करवाता है। लेकिन अगर बोलेगा कि रिलीज कौन करता है, याद रखना, मेमोरी ग्लैंड से रिलीज करना अलग चीज़ हुआ, सेक्रेट करना अलग चीज़ हो जाता है कभी कभी, ध्यान रखना। सो यहाँ क्या करता है कि प्रोलैक्टिन रेगुलेट कर रहा है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स और फॉर्मेशन कर रहा है मिल्क का उसमें, ठीक है ना। अब इसमें देखो एक होता है TSH, ठीक है, TSH होता है जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। ये क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या करता है ना, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन, याद रखना CC मतलब सिंथेसिस और सेक्रेशन करता है स्टेरॉयड हार्मोन को, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ये एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है, वहाँ से सेक्रेट होता है। सो ACTH क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जो कि स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं, कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। LH एंड FSH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या करता है कि गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसको हम लोग गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। LH का, सो मेल्स में क्या होता है कि LH जो होता है वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ हार्मोन एंड्रोजेंस, ठीक है। एंड्रोजेंस को स्टिमुलेट करता है, सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस को कौन करता है, LH करता है मेल्स में, ठीक है। और कहाँ पे एक्ट करता है, जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस पर असर करेगा, वहाँ पे लेडिक सेल्स होते हैं, उसको स्टिमुलेट करेगा ये बनाने के लिए। मेल्स में FSH क्या करता है कि एंड्रोजेंस को रेगुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स कौन रेगुलेट करता है, तो वो करता है FSH, ध्यान रखना, ठीक है। FSH होता है जो रेगुलेट करता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को। फीमेल में क्या होता है कि देखो, एक नाम सुनोगे तुम लोग या सुने होगे कभी, LH सर्ज, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल पीरियड में जब बीच में आता है साइकिल जो चलता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मिड का जो साइकिल होता है, ठीक है ना, मिड में वहाँ पे अचानक से क्या होता है कि LH सर्ज होता है, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन अचानक से उसका लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि ओवरी रिलीज हो जाता है, ठीक है ना, ओव्यूलेशन, ध्यान रखना, LH सर्ज उसको बोलते हैं। सो मेल्स में देखो, LH स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन फ्रॉम टेस्टिस, ये पढ़ चुके हैं हम लोग मेल में। और FSH क्या करता था, स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता था इन मेल्स। फीमेल्स में क्या करता है कि LH इंड्यूस करेगा ओव्यूलेशन ऑफ फुली मैच्योर फॉलिकल्स, जिसको ग्राफिन फॉलिकल्स कहते हैं, ठीक है। जो ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं वो फुली मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं। और LH क्या मेंटेन करता है, ठीक है ना, LH देखो कॉर्पस लूटियम कहते हैं, ठीक है ना, कॉर्पस लूटियम होता है उसको वो क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। और कब बनता है, जब ग्राफिन फॉलिकल जो होता है ना, उससे जब ओव्यूलेशन के बाद ओवरी मतलब ओवम रिलीज हो जाता है ग्राफिन फॉलिकल से। सो ग्राफिन फॉलिकल्स का जो रप्चर पार्ट होता है उससे क्या होता है, कॉर्पस लूटियम, ये येलो कलर का एक सब्सटेंस होता है, रिलीज होता है, तो उसको मेंटेन करके रखता है कौन हमारा LH,
ठीक है। FSH क्या है, तो नाम से ही पता होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि फॉलिकल्स, जैसा ये पढ़ा ना ग्राफीन फॉलिकल्स ने पढ़ रहा था। सो ये क्या करता है ना कि जो ओवेरियन फॉलिकल्स होता है ना उसको ग्रोथ करवाने में और डेवलप करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा था ना वो पार्स इंटरमीडिया में MSH, यानी कि मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। सो ये क्या करता है ना, ये इसका फंक्शन यही है कि पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है बॉडी में, ठीक है ना, यानी कि स्किन का जो पिगमेंटेशन है उसका रेगुलेट करने का काम किसका है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। अब ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द स्मूथ मसल्स ऑफ आवर बॉडी। ऑक्सीटोसिन देखो क्या करता है ना कि ये मतलब बॉडी को क्या करता है कि दबाता है खुलता है, दबाता है खुलता है, ठीक है ना, मतलब प्रेस अप करने का काम करता है। जैसे कि जब बर्थ होता है तो ऑक्सीटोसिन का किसी किसी को इंजेक्शन भी दिया जाता है, जिससे क्या होता है ना कि मसल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर रिलैक्स होता है। इससे क्या होता है कि डिलीवरी में ईजी होता है। सो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है ना कि वो मसल कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है उसका, इसलिए उसको मसल कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। फीमेल्स में क्या होता है, स्टिमुलेट करता है ये वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, जैसा मैंने अभी बताया। एंड मिल्क इंजेक्शन फ्रॉम दी मेमरी ग्लैंड, याद रखना कि मिल्क ग्लैंड से जो निकलता है मिल्क, उसका इंजेक्शन करने का काम, जैसे मैंने बताया था ना कि वहाँ पे वो बना रहा था, प्रोलैक्टिन बना रहा था, ठीक है ना। लेकिन अगर बोलेगा कि मिल्क इंजेक्शन कौन करवाता है तो याद रखना ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन करवाता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन होता है कि मिल्क सिंथेसिस कौन करता है, मिल्क इंजेक्शन कौन बनाता है, मिल्क सेक्रेशन कौन करवाता है, और ठीक है ध्यान रखना कि मिल्क इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन करवाता है। अब देखो वैसोप्रेसिन क्या करता है, वैसोप्रेसिन एक्ट्स मेनली एट द किडनी एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डिस्टल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। देखो जहाँ से लिखा है ना कि वैसोप्रेसिन कहाँ एक्ट करता है, किडनी पे एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बाय डिस्टल ट्यूब, याद रखना डिस्टल ट्यूब्यूल से करता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो करेगा या इलेक्ट्रोलाइट वो डिस्टल ट्यूब्यूल से करेगा, ठीक है ना। और जब ये रिएक्शन करेगा वाटर का या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे सोडियम भी होते हैं, ठीक है ना, उसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सो ये जब रिएक्शन करेगा उससे क्या होगा कि बॉडी से तुमको जो फ्लूइड होंगे उसका ज़्यादा लॉस नहीं होगा, जैसे कि वाटर का ज़्यादा लॉस नहीं होगा। उससे क्या होगा ना कि यूरिन जितनी जाते इलेक्ट्रोलाइट्स उसको बचाएगा ये, ठीक है ना, ज़्यादा लॉस नहीं होने देगा। इसलिए हम लोग उसको एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है हम लोग की बॉडी में, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग एंटी डायूरेटिक, मतलब डायूरेटिक का मतलब होता है डायूरेसिस, मतलब यूरिन से, ठीक है ना। अब आते हैं द पीनियल ग्लैंड पे। पीनियल ग्लैंड पे क्या होता है, देखो पीनियल ग्लैंड का जो लोकेशन होता है वो डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन होता है। और पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन को सेक्रेट करता है जो मेलाटोनिन होता है। मेलाटोनिन का फंक्शन क्या होता है कि वो डायurnal रिदम जो होता है या फिर 24 आवर रिदम होता है बॉडी का, उसको रेगुलेट करता है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो कि क्या क्या फंक्शन दिया हुआ है। सो ये नॉर्मल रिदम ऑफ स्लिप वेक साइकिल को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। या फिर इन एडिशन मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड डिफेंस कैपेबिलिटी। तो इसका फंक्शन अच्छे से याद करके रखना। पहला, सबसे पहले याद रखना कि डायurnal रिदम, उसमें क्या हो गया कि तुम्हारा जो नॉर्मल रिदम होता है स्लिप वेक साइकिल का उसको, दूसरा बॉडी टेम्परेचर, ठीक है ना। सो बॉडी टेम्परेचर और डायurnal रिदम यानी कि रिदम जो भी होगा स्लिप वेक साइकिल का, उसको ध्यान रखना। उसके बाद एडिशन में याद रखना मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करेगा, पिगमेंटेशन को करेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को करेगा और डिफेंस कैपेबिलिटी को करता है, ध्यान रखना, ठीक है। थायराइड ग्लैंड, देखो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या क्या होता है, अब अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना। थायराइड ग्लैंड का 2 लोब होता है, ठीक है ना। ट्रैकिया के दोनों साइड में एक एक लोब होता है, ठीक है। और जो भी दोनों लोब होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। एक थिन फ्लैप होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एक थिन फ्लैप होता है जिसको इस्थमस कहते हैं, ठीक है ना, उससे ये कनेक्टेड होता है। और जो थायराइड ग्लैंड होता है ना उसमें 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट क्या क्या होता है, एक फॉलिकल्स होता है, एक स्ट्रोमल टिश्यू होता है। हर एक थायराइड फॉलिकल जो होता है ना वो फॉलिकुलर सेल्स से बना होता है, ठीक है। हर एक थायराइड फॉलिकल जो होता है वो फॉलिकुलर सेल्स से बना होता है। और फॉलिकुलर सेल्स में क्या होता है ना, कैविटी होता है, ठीक है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ना यही सिंथेसाइज करते हैं 2 टाइप के हार्मोन को, जिसको T4 बोलते हैं या T3 बोलते हैं। देखो T4 जो होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन होता है, जिसको हम लोग थायरोक्सिन बोलते हैं। या एक होता है T3 ट्राई आइडोथायरोनिन होता है, ठीक है ना। देखो आयोडीन जो होता है ना बहुत एसेंशियल होता है
कि जो हार्मोन सिंथेसिस जो होता है थायराइड में ना, उसके नॉर्मल रेट के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसका डिफिशियंसी हो गया, यानी कि आयोडीन का अगर डिफिशियंसी हो गया डाइट में, ठीक है ना, तो उससे क्या होगा कि हाइपोथायराइडिज्म होगा। इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन का सिंथेसिस होना चाहिए था, यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन का जो सिंथेसिस होना चाहिए था, वो अच्छे से कर नहीं पाएगा थायराइड ग्लैंड, उससे हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, ठीक है ना। इससे क्या होता है ना कि जो गले के पास देखोगे उसका साइज बढ़ जाता है, जिसको घेंगा बोलते हैं हिंदी में, या ग्वाइटर बोलते हो इंग्लिश में। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। अब देखो होता क्या है कि जब प्रेगनेंसी होता है ना, ठीक है ना, उस समय क्या होता है कि जो अंदर में तुम्हारा फीटस रहता है, उसको भी रिक्वायरमेंट होता है अपनी बॉडी ग्रोथ के लिए अलग अलग टाइप के एसेंशियल एलिमेंट्स का या न्यूट्रिशन का, ठीक ना। सो आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए। अगर आयोडीन का डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हुआ, अगर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अगर अच्छे से हम लोग डाइट नहीं दिए, अगर उसको आयोडीन का डिफिशियंसी हुआ, तो उस समय क्या होता है उसका कि थायरोक्सिन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बच्चे को अच्छे से मिलेगा नहीं, और उसका बच्चा जो पैदा होगा उसको थायराइड डॉर्फिज्म हो जाएगा, डिफम्यूटिज्म हो जाएगा, IQ उसका बहुत लो हो जाता है, ठीक है। Hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of the growing baby, leading to stunted growth, जिसको क्रेटिनिज्म बोलते हैं, ठीक है। मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस, कॉशन, एबनॉर्मल स्किन, डिफम्यूटिज्म, ठीक है। देखो क्या क्या प्रॉब्लम आ गया बेचारे में। अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, आयोडीन का डिफिशियंसी हो गया, तो एक तो बेचारा उसका स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाएगा, क्रिटिनिज्म हो गया, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, IQ उसका लो हो जाएगा, स्किन एबनॉर्मल हो जाएगा, डिफम्यूटिज्म हो जाएगा। देखो अगर कोई एडल्ट वुमेन होती है ना, अगर उसमें अगर हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा, तो उससे क्या होता है ना कि जो उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, वो इरेगुलर हो जाएगा, या फिर उसका जो ड्यूरेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो अप डाउन होने लगेगा, कुछ दिन ज़्यादा होने लगेगा या कुछ दिन कम होने लगेगा, ठीक है ना, इरेगुलर हो जाता है। अब क्या होता है ना कभी कभी कि जो थायराइड ग्लैंड होता है उसमें कैंसर हो जाता है। अब कैंसर होने से क्या होता है कि जो नोड्यूल होता है ना, उसका फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है थायराइड ग्लैंड में, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगा किसी भी चीज़ का, तो वो भी नुकसान करेगा। तो उससे क्या होता है कि उसको हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। हाइपर मतलब ज़्यादा, ठीक है ना, थायराइडिज्म हो गया। अब इससे क्या होगा कि तुम्हारा बॉडी का जो फिजियोलॉजी होगा वो अफेक्ट होने लगेगा, नॉर्मल जो होना चाहिए तो वो होगा नहीं, ठीक है ना। जब थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है, तो नोडुल का जो फॉर्मेशन होता है ना, उससे क्या होता है कि एबनॉर्मल लेवल का, यानी कि हाई लेवल का तुमको सिंथेसिस और सेक्रेशन होने लगता है थायरोक्सिन का, जिसको हम लोग हाइपर थायराइडिज्म बोलते हैं, ध्यान रखना। अब देखो फंक्शन क्या क्या होता है थायराइड ग्लैंड का, थायराइड का हार्मोन का, ठीक है ना, थायरोक्सिन का। Thyroid hormones play an important role in the regulation of basal metabolic rate, BMR। सबसे पहले लिख लो BMR, थायराइड ग्लैंड का लिख लो BMR, ठीक है। फिर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन, दूसरा पहला लिखो BMR, रेगुलेशन ऑफ BMR। सेकेंड रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। तीसरा लिखो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये 3 लाइन बहुत अच्छा से लिखना, ये खास कर भी कार्बोहाइड्रेट वाला, प्रोटीन और फैट वाला, ठीक है ना। वो तो याद ही रहेगा तुमको कि BMR रेगुलेट करता है, RBC के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और तीसरा जो है ना वो कि कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। चौथा क्या करता है कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन करता है, ठीक है। और पांचवा ये लिख सकते हो कि जो थायरोकैल्सिटोनिन जो एक हार्मोन होता है, ठीक है ना, वो प्रोटीनेशियस हार्मोन होता है जो थायराइड ग्लैंड सेक्रेट करता है, और इसका क्या काम होता है कि ब्लड कैल्शियम लेवल को ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, ठीक है, ध्यान रखना। ये 5 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट BMR को रेगुलेट करेगा, दूसरा RBC के फॉर्मेशन को, तीसरा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, चौथा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस में हेल्प करेगा, पांचवा थायरोकैल्सिटोनिन जो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल को, ठीक है ना। ये कैसे करता है थायरोकैल्सिटोनिन, जैसे खाना खाते हैं हम लोग, अगर उसमें कैल्शियम मिलता है तो ये डाइजेशन के थ्रू, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के थ्रू क्या करता है, उसको रीअब्जॉर्ब करता है और उसको लेकर के आता है, ठीक है ना। तो ये कैल्शियम को रिटेन करता है बॉडी में। और वही जब पैराथायरॉयड की बात करोगे तो वो डीकैल्शियम, देखो
ह्यूमन में क्या होता है ना कि 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है, ठीक है, और बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड पे ये प्रेजेंट होता है और पेयर के फॉर्म होगा। 2 लोब होता है ना, तो 2 लोब में क्या होगा, ये पेयर के फॉर्म में होगा, ठीक है। सो एक पेयर में 2 लोब होता है थायराइड ग्लैंड में, पैराथायरॉइड ग्लैंड का, ठीक है। अब क्या करता है ना कि पैराथायरॉइड का जो सेक्रेशन होता है, जिसको हम लोग पैराथायरॉइड हार्मोन बोलते हैं, वो एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या होता है पैराथायरॉइड हार्मोन का, कि वो रेगुलेट करता है सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन का। अब जैसे क्या करेगा ना कि ये डीमिनरलाइजेशन करवाएगा, डिजोल्यूशन करवाएगा बोन्स का, और उससे क्या करेगा कि कैल्शियम को वहाँ से निकाल के, बोन से निकाल के ब्लड में बढ़ाएगा, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से या डाइजेशन से जो फूड आया हुआ है, ठीक है, उससे क्या करेगा, ये कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाएगा, या फिर जो रीनल ट्यूब्यूल में तुमको कैल्शियम होगा उसका रीएब्जॉर्प्शन करेगा। इस तरह क्या करता है ना कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करके ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। इस तरह से क्या होता है कि हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहलाता है, ठीक है। सो यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि पैराथायरॉइड हार्मोन और साथ में थायरोकैल्सिटोनिन, ये दोनों हार्मोन मिलकर के बॉडी में कैल्शियम बैलेंस में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो है थाइमस, ठीक है। देखो, थाइमस ग्लैंड जो होता है एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जो लोकेटेड होता है ऑन डॉर्सल साइड ऑफ अर्थ एंड एयोर्टा, ठीक है। डॉर्सल साइड याद रखना कि डॉर्सल साइड उसका पोजीशन होता है हार्ट और एयोर्टा के। थाइमस जो होता है ना, इसका मेन फंक्शन क्या है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में। इसीलिए बोला जाता है ना कि बच्चों में क्या होता है कि ये थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, एज होने के साथ वो श्रिंक करने लगता है, ठीक है। दिस ग्लैंड्स सेक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन। सो ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, थाइमस। थाइमस से निकलता हुआ ये हार्मोन जो है थाइमोसिन, ये भी एक पेप्टाइड हार्मोन है, जस्ट लाइक पैराथायरॉइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। अब ये करता क्या है ना कि ये डिफ्रेंशिएशन जो होता है टी लिम्फोसाइट्स का, उससे क्या होता है कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलता है, उसका ये डिफ्रेंशिएशन करवाता है। और साथ में ये क्या करता है ना कि प्रोमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी को, और एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है कि वो ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो 2 फंक्शन इसका है कि डिफ्रेंशिएशन करेगा ये टी लिम्फोसाइट का, जिससे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मिलेगा, और दूसरा ये प्रोमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जिससे ह्यूमरल इम्यूनिटी मिलती है, ठीक है। और एज जैसे जैसे बढ़ता है ना, उससे क्या होता है ये श्रिंक करने लगता है, और खास करके ओल्ड इंडिविजुअल्स में या ओल्ड पर्सन्स में क्या होता है ये कंप्लीटली श्रिंक कर जाता है, जिससे क्या होता है कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है ना। अब अगला जो टॉपिक है एड्रेनल ग्लैंड का। सो हमारे बॉडी में क्या होता है कि एक पेयर एड्रेनल ग्लैंड है, ठीक है। एक तुम्हारा एंटीरियर पार्ट में होता है, वन एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, ठीक है। 2 किडनी है ना, तो दोनों किडनी के एंटीरियर पार्ट जो होता है उस पे होता है। ये जो ग्लैंड होता है ना, 2 टाइप के टिश्यू से बना होता है। एक जो सेंट्रली लोकेटेड होता है इसको एड्रेनल मेडुला कहते हैं, और एक आउटसाइड होता है जिसको हम लोग एड्रेनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, किडनी का, और फिर उसको मतलब उसका सेक्शन शो किया हुआ है कि एक एड्रेनल कॉर्टेक्स और मेडुला करके। जो एड्रेनल मेडुला होता है वो 2 टाइप के हार्मोन को सेक्रेट करता है, जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं या फिर एपिनेफ्रिन बोलो, और नॉर एड्रेनलिन बोलो या नॉर एपिनेफ्रिन बोलो, ठीक है, दोनों नाम सेम है। दिस आर कॉमनली कॉल्ड कैटाकोलामाइंस, ठीक है ना। इसको 3F हार्मोन में बोलते हैं, 3F, ठीक है। Adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind and during emergency situations and are called emergency hormone और hormones of fight or flight, ठीक है ना। सो ये क्या होता है ना कि जब मान चलो कि सडन ऐसा कंडीशन बन जाता है, जैसे सपोज तुम्हारे पीछे कुत्ता दौड़ गया, जब कुत्ता दौड़ेगा तो तुम्हारे अंदर में क्या होगा कि एड्रेनलिन का सेक्रेशन हो जाएगा, या कैटाकोलामाइंस का सेक्रेशन होने लगेगा, इसलिए इसको हम लोग इमरजेंसी रिस्पॉन्स में सेक्रेट होता है, इसलिए इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। या फिर जब जब तुम्हारा किसी से झगड़ा होता है या किसी बात में तुमको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है ना, सो उस समय इसका लेवल बहुत बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब ये क्या होता है ना कि ये हार्मोन क्या करता है कि तुम्हारा अलर्टनेस बढ़ा देगा। सपोज कि तुम्हारे पीछे कुत्ता बढ़ जाएगा तो तुम दौड़ोगे तेज, तुम्हारा अलर्टनेस बढ़ गया कि जैसे स्पीड तुम्हारा कम होगा कुत्ता तुम्हें काट लेगा, तो तुम्हारा अलर्टनेस बढ़ गया।
प्यूपिलरी डायलेशन इसलिए बढ़ जाता है ना, क्योंकि अगर प्यूपिलरी डायलेशन हो जाता है उससे तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारे आंखें ना ज़्यादा एरिया को कैप्चर कर पाती है। सपोज कुत्ता तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है तो तुम्हारे प्यूपिलरी डायलेशन हुआ है, तुम्हारी आंखें खुली हुई हो, तो तुम चारों तरफ अच्छे से देखोगे एकदम कि कहाँ पे तुमको एरिया मिल रहा है, कहाँ तुमको छुपना है, कहाँ भागना है, किसके अंदर में जाना है घर में, ठीक है। अगर प्यूपिलरी डायलेशन ना हो, आँख तुम्हारी चिपकी रहे, तो तुम कहाँ भागोगे, तुम भाग ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए प्यूपिलरी डायलेशन होता है। पाइलो इरेक्शन क्या होता है ना, कि जो बाल होते हैं शरीर के वो खड़े हो जाते हैं, वो चाहे डर से होते हैं, क्योंकि कुत्ता पीछे पड़ा हो तो डर है तुम्हारे अंदर, तो भाग रहे हो, तो पाइलो इरेक्शन होना ही है। स्वेटिंग बहुत आएगा। स्वेटिंग इसलिए आता है क्योंकि ड्यूरिंग उस कंडीशन में, क्योंकि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल टूटेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा, तुमको एनर्जी प्रोवाइड होगा, ठीक है ना, ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। सो उस कंडीशन में क्या होगा कि तुम्हारा स्वेटिंग बढ़ जाता है, ठीक है। दोनों जो हार्मोन होते हैं ना वो हार्ट बीट बढ़ाते हैं, इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। कैटाकोलामाइन जो होता है ना वो क्या करता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन करता है। अब ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन से क्या होता है ना कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन बढ़ता होता है, ठीक है ना। जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में बढ़ेगा तो एनर्जी इंस्टेंट मिलेगा, क्योंकि तुमको पता है जब तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता पड़ा होगा तो तुम्हें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा उससे बचने के लिए, भागने के लिए। सो उस कंडीशन में क्या होता है कि तुम्हारा बॉडी को ज़्यादा ग्लूकोज की डिमांड होगी तो तुम ज़्यादा भागोगे, ठीक है ना। इसलिए ग्लाइकोजन कन्वर्ट होता है तुमको ग्लूकोज में। सो ये जो हार्मोन है कैटाकोलामाइंस, ये तुमको क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस कहते हैं उस कंडीशन को जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है। और जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से तुम इसको कह सकते हो कि कैटाकोलामाइंस आर ग्लूकोनियोजेनेसिस हार्मोन और ग्लाइकोजेनोलाइसिस हार्मोन्स, ठीक है ना। अब क्या करते हैं उसके साथ में, क्योंकि तुम बस ग्लाइकोजन के थ्रू मतलब ग्लूकोज में नहीं आ सकते हो, एक रास्ता बस वही नहीं है, और भी जैसे तुम लिपिड को ब्रेक डाउन कर सकते हो, लिपोलाइसिस कर सकते हो या प्रोटीओलाइसिस कर सकते हो। उससे क्या होता है कि जब लिपिड का ये ब्रेक डाउन होगा या प्रोटीन का जब ब्रेक डाउन होगा तो भी तुमको बॉडी में ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। सो एक्स्ट्रा एनर्जी और इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ये जो हार्मोन होते हैं कैटाकोलामाइंस तुमको ग्लाइकोजन को भी ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, लिपिड्स को भी, और एट लास्ट प्रोटीन को भी ब्रेक करते हैं तुमको ग्लूकोज में, ठीक है। सो दैट्स वाई ये ग्लूकोनियोजेनेसिस हार्मोन है, ठीक है। द एडेनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट होता है एडेनल कॉर्टेक्स का। एक जोना रेटिकुलरिस सबसे इनर वाला, ठीक है, सबसे इनर का होता है जोना रेटिकुलरिस। जोना स्पेसिकुलेटा मिडिल होता है और जोना ग्लोमेरुलोसा तुमको आउटर लेयर होता है, ठीक है ना। इसको तुम GFR से याद कर सकते हो, सबसे बाहर G, फिर मिडिल में F, फिर अंदर में R, GFR, ठीक है। अब देखो जो एडेनल कॉर्टेक्स होता है ना उसमें बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिसको हम लोग कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स जो इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, ठीक है। ऐसे हार्मोन्स या ऐसे कॉर्टिकॉइड्स जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। हमारे बॉडी में क्या होता है ना कि कॉर्टिसोल जो होता है वो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। कॉर्टिकॉइड जो होता है वो क्या करता है ना कि रेगुलेट करता है बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन आवर बॉडी, उसको हम लोग बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। यानी कि एक कॉर्टिकॉइड का कितना टाइप हो सकता है देख लो। एक कॉर्टिकॉइड मेन हो गया, उसका पहला एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट कर रहा है, और एक दूसरा हो गया तुमको कि जो बैलेंस कर रहा है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को, उसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोले, ठीक है ना। एल्डोस्टेरोन जो होता है ना वो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है हमारे बॉडी में। सो ध्यान रखना, एक होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, जिसको कॉर्टिसोल बोलते हैं, एक होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड जहाँ से तुमको एल्डोस्टेरोन के बारे में पता चला। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है कि तुमको पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करता है। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, जैसे मैंने बताया ना ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन। लिपोलाइसिस क्यों होता है, क्योंकि लिपोलाइसिस भी होगा तो तुमको ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन का भी तुमको अगर ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये इनहिबिट कर देता है सेलुलर अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स का। कहने का मतलब है सेलुलर अपटेक को इनहिबिट करने का मतलब कि सेलुलर अपटेक में क्या होता है ना कि जो जो भी कार्बोहाइड्रेट या जो भी ग्लूकोज तुम्हारे ब्लड में होते हैं उसको सेल अपने में स्टोर करता है, ठीक ना। तो अगर सेल अपने में स्टोर कर लेगा उस ग्लूकोज को, तो उस समय जब इंस्टेंट हम लोग को ग्लूकोज का नीड होगा एनर्जी के लिए तो हमें इंस्टेंट वो नहीं मिल पाएगा। सो ये हार्मोन क्या करता है कि सेलुलर अपटेक को रोक देता है, जिससे कि क्या होता है हम बॉडी के ब्लड में ही ग्लूकोज रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है,
और उसको हम लोग तुरंत इंस्टेंट यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब लिखो, अगला लाइन लिखा हुआ है कि कॉर्टिसोल इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शन। सो ये फंक्शन है, देखो फंक्शन क्या क्या है कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है या किडनी का फंक्शन होता है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्पेशली जो तुमको कॉर्टिसोल होता है ना, वो क्या करता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा, ठीक है ना। कॉर्टिसोल क्या होता है कि स्टिमुलेट करता है दी आरबीसी प्रोडक्शन। एक जगह हमने पढ़ा था ना वहाँ पे कि आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा था कौन, थायराइड ग्लैंड कर रहा था, थायरोक्सिन कर रहा था। अब यहाँ ध्यान दो कि जो कॉर्टिसोल होता है ना वो स्टिमुलेट करता है आरबीसी प्रोडक्शन को, ठीक है। एल्डोस्टेरोन का क्या काम होता है कि ये रीनल ट्यूब्यूल में काम करेगा और स्टिमुलेट करता है री एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है ना। सो देखो एक लाइन तुम ये जान लो कि जो सोडियम होता है ना उसका वाटर बॉन्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है। तो जब भी अगर सोडियम का डी एब्जॉर्प्शन होता है ना तो सोडियम के पास वाटर को बांधने की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है वाटर को भी बांध लेता है, ठीक है, अपने साथ बाउंड करके वापस ले आता है अंदर में, जिससे क्या होता है कि ज़्यादा बॉडी फ्लूइड लॉस नहीं होता है, वाटर लॉस नहीं होता है, ठीक है। सो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करेगा और वाटर का, और ये क्या करता है ना कि पोटाशियम और फॉस्फेट आयन को रिलीज करता है, एक्सक्रीट करता है। इसीलिए जो एल्डोस्टेरोन होता है ना वो क्या करता है इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करता है और ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो कि द एल्डोस्टेरोन helps in maintenance of electrolytes, body fluid volume, osmotic pressure and blood pressure. A small amount of androgenic steroid are also secreted by the adrenal cortex, ठीक है। मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है ना वो कुछ अमाउंट सेक्रेट करता है, वो स्टेरॉइड का जो एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड होता है उसको भी सेक्रेट करता है। और उसका फंक्शन क्या होता है, देखो वो क्या करता है ना, जो हमारा ग्रोथ होता है एक्सियल हेयर्स का या प्यूबिक हेयर का या फेशियल हेयर्स का ड्यूरिंग पुबर्टी, उसमें हेल्प करता है। सो एड्रेनल कॉर्टेक्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड भी होता है जो हेल्प करता है तुमको ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, पब्लिक हेयर एंड फेशियल हेयर ड्यूरिंग पुबर्टी। अब आते हैं पेंक्रियाज की तरफ, ठीक है। पेंक्रियाज जो होता है ना एक कंपोजिट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में, ठीक है ना, जिसका काम क्या होता है, ये मतलब एक तरह से ना मिक्स ग्लैंड होता है, या इसको एम्फोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सोक्राइन भी होता है और इंडोक्राइन भी होता है। एक्सोक्राइन का मतलब होता है कि जो एंजाइम सेक्रेट करे, और इंडोक्राइन का मतलब जो हार्मोन सेक्रेट करे, ठीक है ना। और इंडोक्राइन जो पेंक्रियाज होता है उसमें क्या होता है कि आइसोलेट ऑफ लैंगर सेल्स होते हैं, ठीक है, ये सेल्स होते हैं जो कि अबाउट 1 to 2 मिलियंस होते हैं, ठीक है ना। किसी भी ह्यूमन पेंक्रियाज में 1 मिलियन से 2 मिलियन आइसोलेट ऑफ लैंगर होते हैं, ठीक है ना। 1 से 2% जो पेंक्रियाटिक टिश्यू होता है ना वो उसी को बिलोंग करता है, ठीक है। 1 से 2 जो पेंक्रियाटिक टिश्यू होता है वो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस को बिलोंग करता है, और 1 से 2 बिलियन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस किसी भी नॉर्मल ह्यूमन पेंक्रियाज में रहते हैं। 2 टाइप का जो सेल होता है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्फा सेल और बीटा सेल। वैसे होने को गामा सेल्स भी होता है, ठीक है, लेकिन अल्फा बीटा हमारे एनसीईआरटी में दिया है तो हम लोग वही पढ़ेंगे अभी। अल्फा सेल्स जो होता है वो सेक्रेट करता है एक हार्मोन को जिसको ग्लूकागॉन बोलते हैं, ठीक है, और बीटा सेल्स सेक्रेट करते हैं इंसुलिन को। ग्लूकागॉन जो होता है एक पेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है, और ये क्या करता है ना कि ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ग्लूकागॉन क्या करता है कि एक्शन करेगा, उसका जो मेन एक्शन होता है ग्लूकागॉन का वो लिवर सेल पर यानी हेपेटोसाइट्स पर होता है, और ये क्या करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, यानी कि ये एक हाइपर ग्लाइसेमिया हार्मोन है, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा ग्लूकोज में, और साथ में क्या करता है ना कि ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। अब सीधा सा बात है, जान ही रहे हो कि अगर ग्लाइकोजन टूट रहा है इनकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो रहा है तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना। ये तो क्लियर हो गया। सो इस तरह से ये हाइपर ग्लाइसेमिया हार्मोन है, और ग्लूकागॉन क्या करता है ना सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को रोक देता है, जैसे कि हमने कुछ देर पहले पढ़ा ना कि जो कॉर्टिसोल होता है वो सेलुलर अपटेक को इनहिबिट कर देता था। तो जस्ट लाइक यही ग्लूकागॉन रिड्यूस कर देता है। कैसे रिड्यूस करता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये हाइपर ग्लाइसेमिक है, यानी कि ब्लड में तुमको लेवल बढ़ा रहा है ग्लूकोज का। सो अगर इसको ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाना है तो ये करना पड़ेगा पहले कि सेलुलर अपटेक को रोकना पड़ेगा, यानी कि सेल में ग्लूकोज को जाने से रोकना पड़ेगा इसको, ठीक है। इसलिए ये हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। इंसुलिन देखो, इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन होता है जो मेजर उसका रोल क्या है कि रेगुलेशन करता है ग्लूकोज के होम्योस्टेसिस को, ठीक है ना।
ग्लूकोज के होम्योस्टैसिस को ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। इंसुलिन एक्ट मेनली ऑन हेपेटोसाइट्स, ठीक है, जैसे कि वो ग्लूकागॉन भी तुम्हारे हेपेटोसाइट्स पे एक्शन करता था, लेकिन साथ में इंसुलिन इन हेपेटोसाइट्स के साथ में एडिपोसाइट्स पे भी एक्शन करता है। एडिपोसाइट्स क्या होता है? एडिपोज मतलब जो फैटी टिश्यू होते हैं, ठीक है ना। और ये क्या करता है ना कि सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है, जैसे कि वो रिड्यूस कर रहा था ग्लूकोजन, लेकिन इंसुलिन तुमको सेलुलर ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाएगा, ठीक है। इस कारण से क्या होता है ना कि ग्लूकोज जो जब सेलुलर अपटेक बढ़ता है ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज तुमको ब्लड से हेपेटोसाइट्स में जाएगा या फिर एडिपोसाइट्स में जाने लगेगा, जिससे क्या होगा कि ब्लड में कैल्शियम, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल गिरने लगेगा, और जिससे हम लोग हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसीमिया है, हाइपोग्लाइसीमिया हार्मोन है, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन को बनाता है, इसलिए हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं प्रोसेस को, ठीक ना, ठीक ना। अब क्या होता है कि ग्लूकोज होमियोस्टैसिस जो ब्लड में होता है वो या बॉडी में, उसको मेंटेन करने का काम दो ही हार्मोन्स का है, ग्लूकागॉन और इंसुलिन का। अगर मान चलो कि किसी भी इंसान में अगर बहुत लंबे समय तक हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, ठीक है ना, सो उसको एक बीमारी हो जाएगी जिसको हम लोग डायबिटीज मिलेटस के नाम, डायबिटीज मिलिटस एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। सो डायबिटीज मिलिटस में तुमको इंसुलिन का डिफिशियंसी होता है और डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच का, ठीक है ना। सो जब डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो उसमें क्या होता है कि बॉडी से वाटर का लॉस ज़्यादा होता है, और डायबिटीज मिलिटस में क्या होगा कि यहाँ जब वाटर का लॉस होगा ना बॉडी से, सो इसमें क्या होता है ना कि ग्लूकोज आने लगता है उसमें। सो ऐसे कंडीशन में जब डायबिटीज मिलिटस होता है तो बॉडी में कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको इंसुलिन थेरेपी से या फिर हार्मोन थेरेपी से ठीक कर सकते हैं अच्छे से। अब हम देखते हैं टेस्टिस को, ठीक है ना। हमारे बॉडी में एक पेयर टेस्टिस होता है जो कि आउटसाइड एब्डोमेन यानी कि स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। टेस्टिस का देखो, टेस्टिस का डुअल फंक्शन होता है। एक प्राइमरी फंक्शन ये होता है कि ये सेक्स ऑर्गन है, और दूसरा साथ में ये एक इंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है, ठीक है। टेस्टिस जो होता है ना वो सेमीनेफ्रस टिब्यूल होता है इसमें, और स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं। टेस्टिस का दो पार्ट, एक होगा सेमिनिफेरस टिब्यूल और दूसरा होता है स्ट्रोमल और इंटरस्टिशियल टिश्यू। जो लेडिक सेल्स होते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, ठीक है ना, जो प्रेजेंट होते हैं तुमको इंटर ट्यूबुलर स्पेसेस में, प्रोड्यूस करते हैं एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को जिसको एंड्रोजेंस कहते हैं, ठीक है ना। जिससे हमने बताया था ना वहाँ एलएच एक्ट करता है एंड्रोजन लेडिक सेल्स पे, और जो एंड्रोजन से जो हार्मोन निकलता है मेनली, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। इसको मेल हार्मोन है ये। एंड्रोजन रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। एंड्रोजन रेगुलेट करता है डेवलपमेंट, मैच्यूरेशन एंड फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड यूरेथ्रा। अब ये जो हार्मोन्स होते हैं ना वो क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं तुमको मस्कुलर ग्रोथ को। जो एंड्रोजेंस होते हैं, ठीक है ना, एंड्रोजेंस क्या करता है? मस्कुलर ग्रोथ करवाएगा, फेशियल और या फिर तुम एक्सिलरी हेयर ग्रोथ करवाएगा, ये एग्रेसिवनेस बढ़ाता है, लो पिच वॉइस बढ़ाता है, ठीक है। एंड्रोजन प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है ना। एंड्रोजन जो होता है ना कि मेजर स्टिमुलेटरी रोल होता है इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि जब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटो जो होता है तो ये मेजर रोल प्ले करता है। Androgens act on the central neural system and influence the male sexual behavior, ठीक है। एंड्रोजन कहाँ मतलब एक्ट करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक है ना। और क्या करता है कि मेल सेक्सुअल बिहेवियर, जिसको लिबिडो के नाम से हम लोग जानते हैं, उसको रेगुलेट करता है ये, ठीक है। दिस हार्मोन प्रोड्यूस एनाबॉलिक, इनकी एनाबॉलिक मतलब कि फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जैसे कि होता है ना कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक, तो कैटाबॉलिक ब्रेक डाउन होता है और एनाबॉलिक फॉर्मेशन होता है। सो ये जो होता है एंड्रोजन एनाबॉलिक इफेक्ट है प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, ठीक है ना। एनाबॉलिक होगा तब तो ये मस्कुलर ग्रोथ करवाएगा ना। अब नेक्स्ट है हमारा ओवरी, ठीक है ना। सो फीमेल हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, ठीक है। फीमेल में एक पेयर ओवरी होते हैं जो लोकेटेड होते हैं एब्डोमेन में। ओवरी एक प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। एक ओवम प्रोड्यूस करता है इच मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये। इन एडिशन ओवरी आल्सो प्रोड्यूस टू ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। ओवरी क्या करता है? तुमको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का भी क्या करता है? ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है।
ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्टोमल टिश्यू, ठीक है ना। ओवरी दो पार्ट से मिलकर बना है जिसको ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं, स्टोमल टिश्यू बोलते हैं। एस्ट्रोजन जो होता है ना सिंथेसाइज्ड एंड सेक्रेटेड होता है मेनली बाय ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स। जब जो फॉलिकल्स होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स जब वो ग्रोथ करते हैं, ठीक है, जब उस समय क्या होता है कि एस्ट्रोजन का तुमको सिंथेसिस होता है, ठीक है। जब ओव्यूलेशन हो जाता है यानी कि आफ्टर ओव्यूलेशन जो रप्चर फॉलिकल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम में, और कॉर्पस लुटियम एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है, ध्यान रखना येलोइश सब्सटेंस होता है। लुटियम का मतलब ही होता है येलो, विच सेक्रेट्स मेनली प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ओव्यूलेशन के बाद जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाता है, तो जो रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफिन फॉलिकल्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉर्पस लुटियम में, और कॉर्पस लुटियम से तुमको प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रेशन होता है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन जो प्रोड्यूस करता है एक वाइड रेंज के उसका फंक्शन है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन का एक वाइड रेंज का फंक्शन है, जैसे क्या करता है वो ना कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स, या फिर फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को अपीयर होने में हेल्प करता है ये, जैसे हाई पिच वॉइस। मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवा देगा। देखो मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट दो जगह करवा है, एक प्रोलेक्टिन कर रहा था मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट, और एक एस्ट्रोजन कर रहा है, ठीक है। अब देखो एस्ट्रोजन का एक और फंक्शन क्या है कि वो फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है ना कि प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन आल्सो एक्ट्स ऑन द मेमोरी ग्लैंड एंड स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या होता है ना कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्टोर करता है मिल्क को, ठीक है ना, एंड मिल्क सेक्रेशन, ठीक है। सो मिल्क सेक्रेशन यहाँ है ना, तीन चीज़ पर है, एक मिल्क फॉर्मेशन जो प्रोलेक्टिन करवाया, एक प्रोजेस्टेरॉन है जो मिल्क सेक्रेशन करवा रहा है, और मिल्क इजेक्शन अगर बोल दिया क्वेश्चन में तो ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब हार्मोन्स ऑफ हार्ट किडनी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। नाउ यू नो अबाउट द इंडोक्राइन ग्लैंड एंड देयर हार्मोन्स। However, as mentioned earlier, hormones are also secreted by some tissue which are not endocrine gland, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इंडोक्राइन ग्लैंड ही हार्मोन का सेक्रेशन कर सकता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं जो हार्मोन्स का फॉर्मेशन करते हैं, सेक्रेशन करते हैं, ठीक है ना। जैसे आर्टेरियल वॉल जो होता है हमारे हार्ट का, वो सेक्रेट करता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन को जिसको आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर बोलते हैं, एएनएफ बोलते हैं। और एएनएफ का फंक्शन क्या है ना कि वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, ठीक है ना। जब भी बॉडी में ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाता है तो एएनएफ सेक्रेट होता है, ठीक है ना। तो एएनएफ क्या करता है ना कि जो ब्लड वेसल्स होता है उसका डायलेशन कर देता है, जिससे क्या होता है ना कि जो फ्लो होता है वो घट जाता है ब्लड के पास होने का, ठीक है, रेट घट जाता है। अब अगला है द जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी प्रोड्यूस अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड इरेथ्रोपोइटिन, ठीक है ना। सो जस्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो है किडनी का वो एक पेप्टाइड हार्मोन का फॉर्मेशन करता है जिसको इरेथ्रोपोइटिन बोलते हैं, और इस प्रोसेस को इरेथ्रोपोइसिस बोलते हैं, ठीक है ना। जब इरेथ्रोपोइटिन आरबीसी का फॉर्मेशन करेगा तो इस पूरे प्रोसेस को इरेथ्रोपोइसिस बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इंडोक्राइन सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और 4 मेजर टाइप के पेप्टाइड हार्मोन को सेक्रेट करता है, ध्यान से देखना, गैस्ट्रिन, सिक्रेट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड यानी कि जीआईपी, ठीक है ना। गैस्ट्रिन, सेक्रेट्रिन, कोलेसिस्टोकाइनिन सीसीके और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। गैस्ट्रिन एक्ट्स ऑन द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड स्टिमुलेट द सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। यानी कि गैस्ट्रिन क्या करेगा, दो हार्मोन को सेक्रेट करेगा, कौन कौन, गैस्ट्रिन जो हार्मोन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड पे असर करेगा, एक्ट करेगा और स्टिमुलेट करेगा एचसीएल और पेप्सिनोजन के सेक्रेशन को, ठीक है ना। सिक्रेटिन क्या होता है, ये एक्सोक्राइन पेंक्रियास पे एक्ट करेगा और वहाँ से वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस का सेक्रेशन करवाएगा। सीसीके का फंक्शन डुअल होता है, ठीक है ना। ये तुमको पेंक्रियाज और गॉल ब्लैडर दोनों पे काम करेगा और स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस, ठीक है ना। पेंक्रियाटिक एंजाइम पेंक्रियाज से और बाइल जूस गॉल ब्लैडर से ये सेक्रेट करवाएगा। जीआईपी का मतलब है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो नाम में इनहिबिटरी है तो इनहिबिट करेगा, तो किसका, तो गैस्ट्रिक। सो जीआईपी इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सेक्रेशन एंड मोटिलिटी। सेवरल अदर नॉन इंडोक्राइन टिश्यू सेक्रेट हार्मोन्स कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। कुछ क्या होता है कि नॉन इंडोक्राइन टिश्यू होता है जिसको हम लोग ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं, ठीक है, वो भी हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग रीजनरेशन, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये
रिपेयरिंग के लिए और रीजनरेशन के लिए। अब मैकेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। हार्मोन प्रोड्यूस देयर इफेक्ट ऑन टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू ए स्पेसिफिक प्रोटीन कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर जो होता है ना वो टारगेट टिश्यू में प्रेजेंट होता है बस। हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड सेल रिसेप्टर्स एंड रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ठीक है। सो हार्मोन रिसेप्टर दो टाइप के हो सकते हैं, एक सेल के ऊपर होंगे बाहर में और एक सेल के अंदर होंगे। अगर सेल के बाहर हुए, ठीक है ना, तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे, ठीक है। अगर अंदर हो गए तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर हो गए। और जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो मोस्टली तुमको न्यूक्लियर रिसेप्टर होते हैं, जो न्यूक्लियस से प्रेजेंट होते हैं। बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है जब भी कोई हार्मोन तुमको अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ठीक है। Each receptor is specific to one hormone only and hence receptors are specific। याद रखना रिसेप्टर जो होता है स्पेसिफिक होता है क्योंकि बस एक ही टाइप के हार्मोन से वो बाइंड कर सकता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंज इन द टारगेट टिश्यू, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स होता है ना वो क्या करता है ना कि सर्टेन बायोकेमिकल चेंज करेगा टारगेट टिश्यू में। उसके बाद क्या होता है ना कि टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म एंड हेंस फिजियोलॉजिकल फंक्शन आर रेगुलेटेड। सो ये याद रखना, ये एक सीक्वेंस है, पहले बायोकेमिकल चेंजेस आएंगे, फिर मेटाबॉलिज्म और उसके बाद से फिजियोलॉजिकल, ठीक है। याद रखना बायोकेमिकल फिर मेटाबॉलिज्म फिर फिजियोलॉजिकल। अगर याद करने में दिक्कत होगा तो याद रखना पहले बी आता है फिर एम आता है फिर पी आता है, BMP याद रखना, ठीक है। पहले बायोकेमिकल चेंज होगा फिर मेटाबॉलिज्म चेंज होगा फिर फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइड इनटू ग्रुप्स। सो 4 टाइप के ग्रुप होते हैं जिसमें डिवाइड होते हैं। एक होता है पेप्टाइड, एक होता है पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड को ही पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं और प्रोटीन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी हार्मोन्स और हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, ये सारे के सारे आ जाएंगे पेप्टाइड हार्मोन में, ठीक है। स्टेरॉइड में कौन से आ जाएंगे, जो कोर्टिसोल है या फिर जो भी टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्राडायल या प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन, ठीक है, ये सब स्टेरॉइड में आ गया। आयोडोथायरोनिन में तुमको थायराइड हार्मोन आ गया और एमिनो एसिड डेरिवेटिव में तुमको एपिनेफ्रिन आ जाएंगे, ठीक है। अब हार्मोन विच इंटरेक्ट विथ मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली डू नॉट इंटर द टारगेट सेल। अब वो जो हार्मोन आते हैं ना कि जो सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन पे जो बाउंड करते हैं, तो अब क्या करते हैं कि डायरेक्ट इंटर तो कर नहीं सकते अंदर में, तो वो क्या करते हैं ना कि सेकेंडरी मैसेंजर को जनरेट करते हैं। सो सेकेंडरी मैसेंजर होते क्या है, जो साइक्लिक EMP होते हैं, CAMP होते हैं, या फिर IP3 या फिर कैल्शियम आयन, उसको जनरेट करते हैं, ठीक है ना। सेकेंडरी मैसेंजर से सब ये सब क्या करते हैं ना कि रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। हार्मोन विच इंटरैक्ट्स विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, यानी कि इनसाइड जो सेल में जा करके न्यूक्लियर जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है ना, तो वैसे हार्मोन जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन या आयोडोथायरोनिन, ठीक है ना, कोई भी स्टेरॉइड हार्मोन होगा या आयोडोथायरोनिन, वही जा करके तुमको इंट्रासेलुलर रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। तो वहाँ क्या करता है ये कि रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को और क्रोमोसोम फंक्शन को बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, विद द जीनोम। कम्युलेटिव बायोकेमिकल चेंज रिजल्ट्स इन फिजियोलॉजिकल चेंज एंड डेवलपमेंट इफेक्ट, ठीक है। अब ये डायग्राम है कि कैसे कैसे होता है। अब देख सकते हो कि हार्मोन आया, ठीक है, ऊपर में FSH यानी कि प्रोटीनिशियस वाला वो है, तो वो बाहर में एक्ट कर रहा है, बाहर में रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि उसके रिस्पॉन्स में जनरेट हुआ है तुमको सेकेंडरी मैसेंजर CMP है, कैल्शियम है, फिर बायोकेमिकल चेंज आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया उसका। दूसरे डायग्राम में क्या है कि देखो एस्ट्रोजन है यानी कि स्टेरॉइड डेरिवेटिव है, तो ये डायरेक्ट अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद क्या कर रहा है कि रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बना रहा है, उसके बाद से जीन का एक्सप्रेशन कर रहा है, ठीक है ना। फिर लास्ट में क्या हो रहा है कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो रहा है और टिश्यू ग्रोथ हो रहा है और डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। होप आप लोग को ये अच्छा रहेगा और इन्फॉर्मेटिव होगा आप लोग के लिए। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।